निवण प्रणाम। राम राम। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शब्दवाणी क्लासेस पर। शब्दवाणी क्लासेस नाम का YouTube चैनल अभी नया नया ही अपन ने YouTube पर लॉन्च किया है, नया नया ये चैनल बनाया है। तो जब कोई भी नई शुरुआत करते हैं तब उसमें अपनों का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सफलता मिलने के बाद में तो हर कोई आपसे रिश्ता बनाना चाहेगा कि वो तो मारे फलाणो लागे, वो मारे काके को बेटो है, वो मारे मामे को बेटो है। लेकिन वास्तव में सहयोगी वही होता है जो संघर्ष के दौरान आपको सपोर्ट करता है, संघर्ष के दौरान आपकी मदद करता है। क्योंकि संघर्ष की घड़ी बड़ी कठिन होती है। जब भी आदमी को संघर्ष करना पड़ता है तब हमेशा उसको अकेला चलना पड़ता है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तब आपके पीछे टोलियों की टोलियां चलेगी। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने YouTube चैनल शब्दवाणी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे। जो अपने वीडियो है उनकी लिंक, जो क्लास है उनकी लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे। यही सपोर्ट चाहिए, बाकी किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सभी एक एक बार अपने क्लास की जो लिंक है वो लगाएं, अपलोड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने चैनल की पहुंच हो सके। ये तो बात थी चैनल के बारे में, अपनी क्लास के बारे में। अब अपन चलते हैं आज की अपनी क्लास के बारे में। चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के अंतर्गत अपन ने जो अपना पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा अध्याय था क्लास 8वीं के हमारा अतीत का, उसका विस्तार रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जो अध्याय पहला है उसके 2 क्लास है, 2 वीडियो बनाए गए हैं। जो दूसरा अध्याय है उसकी 3 क्लास है, और जो तीसरा अध्याय है उसके भी 3 क्लास अपलोड कर दी गई है। और अब अपन धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर? इन पाठों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनके ऊपर, जिसमें अपन ने जो पहला पार्ट था उसके एमसीक्यू जो प्रश्न थे वो अपने अपलोड कर दिए हैं। अब अपने ये जो दूसरा अध्याय है उस दूसरे अध्याय का पहला पार्ट है, क्योंकि दूसरा अध्याय काफी बड़ा है, काफी अच्छा है, काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उस दूसरे अध्याय का जो पार्ट पहला है क्वेश्चनों का, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग अपने 20-22 के लगभग क्वेश्चन है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एनसीईआरटी क्लास 8वीं हमारा अतीत अध्याय 2 का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका पार्ट 1 के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन है। आप अंतिम क्वेश्चन तक बने रहना। इसमें से कई प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो हूबहू कई पेपरों में छप चुके हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, 1707 में किस आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? 1707 में कहते हैं कि जो मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु हुई थी वो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। उसके बाद में तो मुगल बादशाह हुए, लेकिन उनमें वो इतना पावर नहीं था जितना इस बादशाह में था। तो कौन सा था जिसकी 1707 में मृत्यु हुई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बाद में कोई शक्तिशाली मुगल बादशाह नहीं बना। अपन ने पढ़ा था कि इनके बाद में जो सामंत थे उन्होंने अपनी पावर दिखाना प्रारंभ कर दिया था। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो औरंगजेब थे वो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का जो शाही आदेश हासिल किया था उसे क्या कहा जाता था? अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो गए थे
मुगल बादशाह औरंगजेब के पास में और कहा कि साहब हमारे व्यापार में नुकसान हो रहा है, हमको यहाँ पर भारी शुल्क चुकाना पड़ रहा है जिस कारण हमें फायदा नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, हमें छूट प्रदान कर दो, टैक्स में छूट प्रदान कर दो। तो औरंगजेब बेचारा भोला भाला आदमी था, उसने छूट प्रदान कर दी। लेकिन जो शाही आदेश जारी किया था उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया फरमान कहा गया। क्या कहा गया? फरमान। संधि नहीं, कठपुतली भी नहीं, कठपुतली के बारे में भी पढ़ेंगे, संधि भी नहीं, दीवानी भी नहीं, उसे फरमान कहा गया। फरमान यानी कि आदेश जारी किया गया था। यह अपना दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है, फरमान। तीसरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाया था। 1600 ईस्वी में तो ब्रिटेन की जो महारानी थी इंग्लैंड की, उसने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सौंपा था इसके बारे में कि आप कर सकते हो व्यापार भारत में। 1600 ईस्वी में इजाजत मिली थी, अपन ने पढ़ा था कि इजाजतनामा मिला। लेकिन आज का जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि 1651 में जो इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी, फैक्ट्री का मूल शब्द था वो था फैक्टर। अपन ने पढ़ा था, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको इन क्वेश्चनों में ज्यादा इतना जोर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर फैक्ट्री जिसका मूल शब्द है फैक्टर। फैक्टर किसको कहा जाता था? जो मजदूर होते थे उनको फैक्टर कहा जाता था, उसके नाम पर पड़ा फैक्ट्री। तो 1651 में कहां पर फैक्ट्री लगाई गई? अपन ने पढ़ा था कि हुगली नदी के किनारे। कहां पर? हुगली नदी के किनारे सर्वप्रथम 1651 में फैक्ट्री लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। 18वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कड़ा विरोध किया और उसे रियायतें देने से मना कर दिया? ऐसा कौन सा बंगाल का नवाब था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया था कि हम आपको व्यापार करने देंगे ही नहीं? क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट प्रदान दे रखी थी औरंगजेब ने, लेकिन बाद में जब ये शासक बना तो इसने कहा कि नहीं, किसी प्रकार की छूट नहीं है। अगर आपको व्यापार करना है तो टाइम टू टाइम टैक्स देना पड़ेगा, मेरे दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी। अगर आप हाजिरी नहीं लगाते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। और जब अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी तो कहते हैं कि इन्होंने अपनी सेना के साथ में कई अंग्रेजों को पकड़ भी लिया था। अपन ने पढ़ा था ये सब चीजें। तो कौन सा था? सिराजुद्दौला। जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। उसने अंग्रेजों का क्या किया था? कड़ा विरोध किया था। अगला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने अपनी जो क्लास है वो पूरी की पूरी देखी है तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको लगेगा यार ये प्रश्न कहां से आ गया, अगर आप नए हो तो। लेकिन अगर आपने क्लास देखी है तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कैमरा है वो हिल रहा है, उसको 2 मिनट सही कर देते हैं। हाँ, अब सही है। प्रश्न 5वां, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना? तो उसकी मृत्यु के बाद में जो बंगाल का नवाब बना वो बना सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद में बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। 1756 में, याद रखना, सिराजुद्दौला। प्रश्न पूछा जा सकता है सिराजुद्दौला कहां के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 8वीं की किताब में से आया है। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध था वो कब लड़ा गया था? अपन को पता है कि प्लासी का युद्ध था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इसमें अपन ने यह भी पढ़ा था कि अंग्रेजों में जो मद्रास से आया था रॉबर्ट क्लाइव, उसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, 1757 में। अगला 7वां क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण क्या था? प्लासी का युद्ध हुआ था जो 1757 ईस्वी में, उसमें नवाब जो सिराजुद्दौला थे
उनको हार का सामना करना पड़ा। अब इसमें यह पूछा गया है कि उनकी हार का मुख्य कारण क्या था। क्या अंग्रेजों के पास में आधुनिक लड़ाकू विमान थे? लड़ाकू विमान मतलब उड़ने वाले ऐसे हवाई जहाज थे? नहीं थे। उसके सेनापति मीर जाफर ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और धोखा दिया। जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, क्या उसने युद्ध में भाग नहीं लिया, इसीलिए सिराजुद्दौला को हारना पड़ा? या फिर नवाब की सेना बहुत छोटी थी, या फिर फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया? देखो, फ्रांसीसी सेना अंग्रेजों का साथ तो देगी ही नहीं, क्योंकि ये तो आपस में फिर टक्कर में थे। फ्रांसीसी भी व्यापार करने के लिए आए थे, अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए आए थे, दोनों की तो आपस में टक्कर चल रही थी। नवाब की सेना छोटी नहीं थी, काफी बड़ी थी। जरूर हार का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने अपनी टुकड़ी के साथ में युद्ध में भाग नहीं लिया, और सिराजुद्दौला बेचारा विश्वास में रह गया कि मीर जाफर आएगा, हम युद्ध लड़ेंगे और वो हमारी ताकत बनेगा। लेकिन मीर जाफर था वो पहले किससे मिल चुका था? अंग्रेजों से मिल चुका था। तो मीर जाफर के कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? अब अंग्रेजों की मदद किसने की थी? मीर जाफर ने। किसने की थी? मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो अंग्रेज किसे बनाएंगे? मीर जाफर को बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने किसे बनाया? नवाब मीर जाफर को बनाया। किसको बनाया? मीर जाफर को। लेकिन कहते हैं कि बाद में जब मीर जाफर भी, अपन ने इसके बारे में और विस्तार से पढ़ा था कि जो नवाब मीर जाफर बन गया, लेकिन नवाब बनने के बाद में उसकी भी अपनी कुछ अहमियत थी। जो ग्रामीण जनता थी उसकी, उनकी नजर में इसकी इज्जत थी। तो इसने सोचा यार इससे तो मेरी इज्जत कम हो रही है, तो ये भी अंग्रेजों के सामने बोलने लग गया। तब अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाया और नया किसे बनाया? मीर कासिम को बनाया। ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। किसको बनाया था? मीर कासिम को बना दिया था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसे मीर कासिम को हराया अंग्रेजों ने। मीर कासिम भी काम नहीं, वो भी सामने बोलने लग गया। तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध, उसमें मीर कासिम को हराया। तो इस प्रकार के ये युद्ध चलते रहते थे। अगला क्वेश्चन, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उसे हटाकर किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया? अभी बताया था, मीर जाफर ने विरोध किया तो बनाया मीर कासिम को। कंफ्यूजन मत होना। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को हटाकर बनाया मीर जाफर को। मीर जाफर को हटाकर बनाया मीर कासिम को। मीर जाफर में और मीर कासिम में अगर इन दोनों में कंफ्यूजन होना तो याद रखना, एबीसीडी जब बोलते हैं तो जे से जाफर, ये जे पहले आता है और के बाद में आता है। तो पहले बनाया जे को, फिर बनाया के को। पहले बनाया मीर जाफर को, फिर बनाया मीर कासिम को। कंफ्यूजन अगर ये हो कि कौन किसकी सेना टुकड़ी ने भाग नहीं लिया था, तो जे पहला आता है जाफर। जाफर की जो टुकड़ी थी उसने 1757 के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिस कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा था। तो मीर जाफर के बाद में बनाया गया था मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम ने भी जैसा अंग्रेज चाह रहे थे वैसा काम नहीं किया। तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को और हराया। मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को हराया। आगे प्रश्न आएगा, देखो बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1764 में। किसके बीच में? अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों वर्सेज मीर कासिम के बीच में। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुई थी बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। अब मीर कासिम आ गया, मीर कासिम को हरा दिया 1764 के युद्ध में। उसके बाद में बक्सर के युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों ने किस नवाब को बंगाल से बाहर कर दिया था? तो मीर कासिम हारा था। तो मीर कासिम को क्या कहा? मीर कासिम तू काशी चला जा। काशी मतलब बाहर चला जा। मीर कासिम तू काशी चला जा। काशी मतलब अपने क्षेत्र से बाहर चला जा।
तो किसको बाहर किया था बंगाल से? मीर कासिम को बाहर कर दिया। अब अगला प्रश्न आएगा, वो भी इससे जुड़ता ही है कि 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, मीर कासिम के बाद में अब सिराजुद्दौला नवाब था, सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर ने काम नहीं किया तो कासिम को बनाया, कासिम को हराया तो पीछे नवाब कौन रह गया? मीर जाफर। अब जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई तब अंग्रेजों ने लगा कि यार ये नवाब बनाते हैं, जिसको भी बनाते वो अपने सामने आ जाता है, वो अपने विपक्ष में बोलने लग जाता है, क्यों ना ये नवाब वाला सिस्टम खत्म करते हैं, अपन खुद ही नवाब बन जाते हैं। तो प्रश्न यही है कि 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब अंग्रेजों के खराब अनुभवों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या ऐलान किया? हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि साहब ये रोज रोज नए जो झंझट है ना, आप पाने पड़े को अपन पालवे को नहीं, अपन इन झंझटों से दूर भागना चाहता है, अपन क्या करते हैं, खुद ही नवाब बन जाते हैं। तो खुद ही नवाब बन गए। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 1765 में किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया? एक तो अपना औरंगजेब था, जिसने अंग्रेजों को कहा था कि आप फ्री में व्यापार करो, बिना टैक्स चुकाए व्यापार करो। औरंगजेब ने तो यह छूट दी थी। अब पूछा है कि 1765 में ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था, उसने कहा कि चलो यार, कोई भी बंगाल में तो कोई नवाब अच्छा है ही नहीं जो वहां पर व्यापार, जो वहां पर शासन कर सके। तो अंग्रेजों ने कहा यार, हम अनुभवी लोग, आप हमको नवाब बना दो ना। तब ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों को ही बंगाल प्रांत का नवाब नियुक्त कर दिया? तो वो था शाह आलम, मुगल सम्राट था शाह आलम। उसने एक संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि हुई थी। उस इलाहाबाद संधि के तहत अपन ने यह पढ़ा था कि अंग्रेजों ने उसका चित्र भी बनाया था कि किस प्रकार आसपास में भीड़ है और वो बंगाल की दीवानी ले रहे हैं। वास्तव में वो चित्र उनके द्वारा ऐसे ही बनाया गया होगा, लेकिन अगर देखें तो इस प्रकार की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव के किसी तंबू में घटी होगी, क्योंकि इस प्रकार सामूहिक रूप से एक बाहरी शक्ति को दीवान घोषित करना बड़ा मुश्किल काम था। तो यह इलाहाबाद संधि हुई थी 1765 में। उस इलाहाबाद संधि के तहत जो बंगाल प्रांत का दीवान था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त कर दिया गया था 1765 में। अगर प्रश्न पूछे इलाहाबाद संधि क्या थी, तो इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में किसके बीच में हुई? मुगल बादशाह शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, दीवानी मिलने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या सबसे बड़ा फायदा हुआ? अब बंगाल की दीवानी मिल गई कंपनी को, अब दीवानी मिल गई तो कंपनी को सबसे बड़ा कौन सा फायदा हुआ? उन्हें सेना रखने की जरूरत नहीं रही, उन्हें बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। या मुगल सम्राट थे, उन्हें दिल्ली का मालिक तो नहीं बनाया था, उन्हें सेना रखने की जरूरत नहीं, सेना तो रखनी पड़ती, आसपास में और भी युद्ध हो जाते, ब्रिटेन से सोना और चांदी लाने की जरूरत बढ़ गई, नहीं। अब अगर उन्हें वहां की दीवानी मिल गई तो उनको क्या फायदा हुआ? उन्हें बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। जितने भी बंगाल के संसाधन थे जिनसे बंगाल प्रांत की आमदनी होती थी, उन सब पर नियंत्रण अब कंपनी का हो गया। कंपनी की आमदनी थी वो भारत में ही शुरू हो गई। अब उसे भारत से चीजें खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी लाना नहीं पड़ता था, तो उन्हें बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक उद्यम से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यवसाय जिसमें केवल समाज सेवा की जाती है, ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर मुख्य रूप से मुनाफा कमाया जाता है, या केवल हथियारों का व्यापार करने वाला उद्योग, या फिर राजाओं को कर देने की एक विशेष व्यवस्था? नहीं, इसमें जो सही आंसर है वो अपना आंसर नंबर बी है। ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती दरों पर खरीदा जाता है और ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है, जिससे मुनाफा हो। क्या हो? मुनाफा हो, वो वाणिज्यिक उद्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? वाणिज्यिक उद्यम। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव जब 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आया था, उस समय उसकी उम्र कितनी थी?
उसमें वो कितने वर्ष का था? कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जब 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आया था ना, उस समय उसकी उम्र मात्र और मात्र 18 साल थी। कितने साल थी? मात्र और मात्र 18 साल थी जब वो भारत में आया था, रॉबर्ट क्लाइव। फिर अगला प्रश्न कि ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किस वर्ष आत्महत्या कर ली थी? जब रॉबर्ट क्लाइव था, ये 1765 में जो इलाहाबाद संधि हुई थी, उसके बाद में 1767 में यहां से वापस चला गया था। अब जब ये वापस गया था ना, उस समय वहां के किसी व्यक्ति ने इस पर मुकदमा ठोक दिया कि साहब इसने वहां पर भ्रष्टाचार किया है, वहां के लोगों को तंग किया है, वहां के लोगों को परेशान किया है। इस पर कई वर्षों तक भ्रष्टाचार का मुकदमा चला और जब 1772 में इसको जमानत मिल गई, कब मिली? 1772 में जब इसको जमानत मिल गई तो उसके जस्ट 2 वर्ष बाद में 1774 में इसने आत्महत्या कर ली। इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली 1774 ईस्वी में। तो याद रखना 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 18वां, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में किसे तैनात करना शुरू किया? 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के जो विभिन्न प्रांत थे, विविध रियासतें थी, वहां पर अपना एक व्यक्ति नियुक्त किया था। उस व्यक्ति को क्या नाम दिया गया? काजी, रेजिडेंट, सूबेदार या नवाब? तो उस व्यक्ति को रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेजिडेंट कहा जाता था, जो कंपनी की तरफ से उस रियासत में रहता था, जो व्यापार के लिए या उस राज्य के शासन की जानकारी थी वो कंपनी को देता था, तो उसे रेजिडेंट कहा गया। अगला क्वेश्चन, कंपनी की सहायक संधि की व्यवस्था के तहत भारतीय शासकों को क्या अधिकार नहीं था? अब जिन जिन प्रांतों ने कंपनी से सहायक संधि कर ली, कंपनी ने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, अगर कोई दूसरा प्रांत या दूसरी रियासत आप पर हमला करती है तो वो हम पर हमला माना जाएगा, आप हमसे संधि कर लो। तो जिन प्रांतों ने कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी, उनको कौन सा अधिकार नहीं था? अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का, कर इकट्ठा करने का, राजगद्दी पर बैठने का, धार्मिक उत्सव मना सकते थे, राजगद्दी पर बैठ सकते थे, कर इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आप अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। सेना होगी वो हमारी होगी, सेना होगी वो किसकी होगी? हमारी होगी। आपको जब जरूरत पड़ेगी तब हम सेना उपलब्ध करवाएंगे। तो उन्हें अपनी स्वतंत्र सेना रखने का जो अधिकार था वो नहीं था। अगला क्वेश्चन 20वां, गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली के समय जो 1798 से 1805 में था, तो किस नवाब को सहायक सेना के लिए पैसा न दे पाने के कारण अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा? जब गवर्नर जनरल थे रिचर्ड वेलेस्ली, उस समय कहां के नवाब थे जो कंपनी को कुछ जो सहायक सेना के तहत जो पैसे दिए जाते थे, जब वो पैसा नहीं दे पाए तो उनको अपनी रियासत से या जो अपना रियासत का आधा इलाका था वो कंपनी को देना पड़ा। तो अपन ने पढ़ा था कि अवध के नवाब थे, जो अवध के नवाब थे, उनको अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 21वां, स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मील के अनुसार रेजिडेंट की ताकत वास्तव में क्या होती थी? जेम्स मील ने रेजिडेंट के बारे में क्या बताया कि रेजिडेंट है वो कितना ताकतवर हो सकता है? वह केवल एक मामूली क्लर्क होता था जो थोड़ी बहुत जानकारी देता था, या वह रियासत का असली राजा होता था जिसके अधीन राजा रहता था? वह केवल राजा की सुरक्षा का जिम्मा संभालता था, या वह एक धार्मिक गुरु था? नहीं, मामूली क्लर्क था? नहीं, राजा की सुरक्षा से उसका कोई मतलब ही नहीं था। वह रियासत का असली राजा होता था जिसके अधीन राजा रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी रेजिडेंट को जो बात कहती, रेजिडेंट वो बात राजा को कहता और राजा को उसकी बात माननी पड़ती। ये रेजिडेंट की क्या होती थी? असली ताकत होती थी। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन 22वां, मैसूर के किस शक्तिशाली शासक को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है? मैसूर का ऐसा कौन सा शासक है जिसे शेर ए मैसूर कहा जाता है? तो अपना जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान है, उसको शेर ए मैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और इनका जो राजकीय झंडा है उस पर शेर का फोटो भी मिलता है।
इनको शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को क्यों कहा जाता है वो भी अपन ने पढ़ा था कि जब ये अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ में, कहते हैं कि टीपू सुल्तान जब अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ में कहीं पर शिकार करने जंगल में गए तो वहां पर सामने इनके सामने शेर आ गया। तो जो फ्रांसीसी था वो तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन टीपू सुल्तान जब शेर का सामना करने लगे तो उनके हाथ से जो हथियार था वो नीचे गिर गया। कहते हैं कि जब उनके हाथ से तलवार थी वो नीचे गिर गई, जो कटार थी वो नीचे गिर गई, तो काफी देर तक तो उन्होंने निहत्थे शेर का सामना किया और अंत में जब वो लड़ते लड़ते अपनी कटार तक पहुंचे, कटार तक पहुंचकर उसे हाथ में लेकर फिर शेर की हत्या कर दी। इसीलिए उनको शेर ए मैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है। इस प्रकार के शक्तिशाली शासक थे टीपू सुल्तान, जो निहत्थे एक शेर से भिड़ पड़े थे, एक शेर का सामना उन्होंने किया था, इसलिए उनको शेर ए मैसूर कहा गया। ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की हमारा अतीत किताब है उसके अध्याय 2 का पार्ट 1 है। अभी तक मैं 22-23 क्वेश्चन और बने हुए पड़े हैं। कल अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।